जय हिंद बच्चों। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आपका मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है और यह आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 और इसमें आपको पता ही है कि किस तरह से प्रश्नों की संख्या होगी 100 और 30 और 8, यानी कि टोटल प्रश्न जो है आपको 138 होंगे और इसमें कितने जवाब देने हैं संभवतः आपको पता ही होगा। और यह मॉडल पेपर जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसे आप चाहें तो अभी भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। थोड़ा देर के लिए मैं इस सभी के इमेज को आप लोगों के पास पेश कर रहा हूं ताकि आप लोग जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं और आप जान भी रहे होंगे कि सेक्शन ए में हम लोग को टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका मैट्रिक्स का है। तो मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि पहला रो और यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम के संगत एलिमेंट को संगत मेंबरों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा आपका। अब फिर प्लस लिखेंगे 0 × 7। अब फिर उसके बाद 2 और 0 को 5 और 1 से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होगा। 2 × 5 आपका 10 होता है, 0 × 1 आपका 0 होता है। अब फिर दूसरे रो को यहाँ पहले कॉलम के साथ, तो 0 × 3 करेंगे तो 0 ही होगा। अब फिर 2 × 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 0 × 5 करते हैं तो 0 होता है और 2 × 1 करते हैं तो 2 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये आपको क्या क्या दे देता है। 2 3 2 6 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया और ये आपका 14 हो गया और ये आपका 2 हो गया। और ये ऑप्शन जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर डी में देखने को मिलता है। यह डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है। तो 4 × 1 9 × 7 करेंगे तो 4 × 1 और प्लस 9 × 7 करते हैं। अब फिर ये आपका पहला रो और पहला कॉलम के साथ, चूँकि एक ही कॉलम है इसमें। अब फिर यह दूसरा रो और इसके पहले कॉलम के साथ, तो 6 × 1 आपका 6 हो गया और 3 × 7 ये आपका हो गया 21। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका आता है 4 9 7 63 और यहाँ 6 प्लस 21 और ये आपका हो गया 4 3 67 और यहाँ पर 27 होता है। 67 और 27 जो है आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसके बेसिक रूल तो आपको पता ही होगा, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही इसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है 3 नंबर। तो 3 नंबर में आप देख रहे हैं क्या कि ये इंटीग्रेशन -π से लेकर π तक है। यहाँ पर cos x dx है। चूँकि यह बहुत छोटा इंटीग्रेशन है तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट हम लोग जान रहे हैं कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका sin x होता है और इसको जो है -π से लेकर π तक हम लिमिटिंग वैल्यू लिए हुए हैं। तो ये जो है आपका साइन पाई हो जाएगा, फिर माइनस साइन माइनस पाई, और साइन पाई का जो वैल्यू होता है आपका 0 होता है ना। याद कीजिए क्या होता है आपका 0 होता है। तो 0 जब वैल्यू होता है और साइन माइनस पाई है तो इस माइनस को जब हम इधर लाते हैं तो एक माइनस यहाँ पर मिलता है जिसके चलते प्लस साइन पाई ही हो जाएगा और इधर भी आपका साइन पाई ही रहेगा और यह पाई का भी वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू 0, इस तरह से हमारा ये 0 आ जाता है। तो इसका मतलब हम 3 में कहाँ ऑप्शन हमको मिल रहा है, ए में मिल रहा है 0 ऑप्शन, तो ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप देख रहे हैं cos² थीटा cosec थीटा डी थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर cos² थीटा और cosec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए एक cos थीटा कट गया
तो सिर्फ आपका बच जाता है इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा बच जाता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है आपका साइन थीटा होता है और इसके साथ हम लोग के जोड़ते हैं या कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ना ए में है ना बी में है। अब हम लोग देखते हैं सी का क्या हाल है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है आपका सी में ये ऑप्शन मिल रहा है, साइन थीटा प्लस सी का ऑप्शन मिल रहा है। अब इसके बाद देखा जाए कि ये आपका कोसेक एक्स पर पावर 4 है, कॉट एक्स पर पावर 4 है, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स है। तो ये जो है ना आपका फॉर्मूला हो जाता है, कौन सा फॉर्मूला भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a के जगह पर क्या है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स है, और b के जगह पर आपका कॉट स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स है और इसका स्क्वायर हो जाता है आपका, देख लीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो कोसेक एक्स पर पावर 4 आ जाएगा। फिर प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉट पर पावर 4x हो जाएगा। अब फिर 2 आता है, 2 इंटू ए बी, तो a के जगह पर इतना है, b के जगह पर इतना है, तो इस तरह से हमको ये मिलता है। अब इसका इंटीग्रेशन है हमारा, हम जान रहे हैं कि ये जो वैल्यू होता है 1 होता है, इसको क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन जो है x हो जाएगा और एक कांस्टेंट, तो इसमें जुटना ही जुटना है चूँकि इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर x प्लस के या x प्लस सी कुछ भी हो सकता है आपका कांस्टेंट हमारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं। तो 6 में हमारा जो दिया गया है ये इंटीग्रेशन 2 है और साइन एक्स है, तो 2 बाहर कर दीजिए और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, अलग अलग हम कर दिए। अब फिर -3 यह बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स का हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपका माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और इसके साथ 2 तो हमारा है ही। अब फिर -3 हो गया और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपका साइन एक्स होता है, और इसके साथ प्लस के आ जाएगा या माइनस के, कुछ भी आ सकता है। अब इस तरह का ऑप्शन हम देखते हैं कहाँ है कि -2 cos x हो और -3 sin x हो, -2 cos x -3 sin x और प्लस के, देखिए थोड़ा सा ये उल्टा करके दे दिया है। तो यहाँ पर जो है हमको करेक्ट ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 10x दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन इसमें दिख रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी इसमें दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम फटाक से पुट कर देते हैं 10x को, मान लीजिए t पुट कर दिए, तो 10x का जो डेरिवेटिव होगा वो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू dt हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है हमको न्यूमरेटर में ऊपर पे पूरा मिल रहा है, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और इसके बदले में t लिख सकते हैं। तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन जो होता है log mod t प्लस के होता है। तो log t का जो वैल्यू है हम लोग 10x रख दिए, अब प्लस के हो गया। तो log mod 10x प्लस के हमारा यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमको दिख रहा है सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। 8 में आपका दिया जा रहा है 7 इंटीग्रेशन x पे पावर 6 है और यहाँ x पे पावर 7 माइनस 49 dx दिया गया है। तो देख लीजिए ये जो है ना आपका एक फंक्शन हो गया, और फंक्शन का डेरिवेटिव का कुछ न कुछ पार्ट, कम से कम
ये आपका जो भी वेरिएबल्स हैं इसका डेरिवेटिव का पार्ट्स आपको इसमें दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इसको जो है हम लोग x⁻7 माइनस 49 को हम लोग t या z मानेंगे। अब यदि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 7 इंटू x⁻6 माइनस 0 और dx। तो चूँकि हमारा कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है इक्वल टू dt, और इस तरह से ये हमको मिल जाता है 7x⁻6 dx इक्वल टू dt, और x⁻6 dx यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻6 dx को हम लोग लिख सकते हैं dt/7। तो अब ये देखिए ट्रांसफॉर्म होकर आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन 7 तो यहाँ है ही, और ये dt आपका आ गया किसके बदले में, dx के x⁻6 dx के बदले में dt/7 आ गया, और यहाँ पर नीचे में आपका t आ गया। यहाँ से 7 आपका कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा log mod t मिलता है प्लस c, और इसी t को mod यहाँ t को हम लोग x⁻7 माइनस 49 प्लस c लिख देंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग कहाँ देख रहे हैं भैया, इसको हम लोग देख रहे हैं किसमें, सी में देखने को मिल रहा है। ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आप देख रहे हैं कि ये आपका इंटीग्रेशन dx/x² + 4 है। ये डायरेक्ट फार्मूला पर ही आधारित है, dx/x² + 2 का स्क्वायर। याद कीजिए इंटीग्रेशन dx/x² + a² क्या लिखते हैं आप, 1/a tan इनवर्स x/a लिखते हैं। तो यहाँ a के जगह पर 2 है, तो इसीलिए 1/2 tan इनवर्स हम लोग लिख देंगे, x/2 लिखेंगे, अब प्लस के तो कर ही देंगे। तो ये जो ऑप्शन है आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें सी में देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिए। तो 10 में हमारा ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन है आपका क्या दिया गया है, log 1 + x/1 - x दिया गया है। अगर हम x के जगह पर -x रख दें तो यह आपका log 1 - x हो जाएगा। जहाँ पर आपका +x है वहाँ -x हो जाएगा, और ये आपका जहाँ माइनस है और एक माइनस आने से ये 1 + x हो जाता है। अब देखिए log का रूल है कि अगर इसको हम ऊपर नीचे करें, जैसे कि 1 - x ऊपर पे है तो 1 - x नीचे कर दें, और 1 + x जो है आपका 1 + x ऊपर कर दिए तो log के साथ है, तो यहाँ इसके पहले माइनस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका -fx हो गया। इस तरह के फंक्शन को हम लोग कैसा फंक्शन कहते हैं, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के रूल ही है कि अगर इसका इंटीग्रेशन -a से लेकर a के बीच हो और ये फंक्शन fx dx हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। किस कंडीशन में है, यह ऑड फंक्शन के कंडीशन में। तो ऑड फंक्शन है ही यह, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। हम लोग ढूंढ लेते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कहाँ है, 0। तो 0 जो है हमको देखिए यहाँ डी में देखने को मिल रहा है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में हमारा इंटीग्रेशन है 14 से लेकर 15 लोअर लिमिट और अपर लिमिट x dx दिया गया है। तो x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x² होता है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है 14 से लेकर 15 तक। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को बाहर कर दिए, x² के जगह पर एक बार 15 का स्क्वायर, एक बार आपका -14 का स्क्वायर।
है ना। अब इसको देखिए 1/2 हो गया, यहाँ पर एक बार 15 + 14 कर देंगे और एक बार 15 - 14 कर देंगे, है ना। चूँकि a² - b² के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि a + b होता है एक बार और एक बार a - b होता है। तो फॉर्मूला जब याद है तो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1/2 हो गया और इसको ऐड किए तो 29 और इसको माइनस किए तो 1 हो गया, यानी कि 29/, यह आपका 2 आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 29/2 जो है हमको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे हैं कि यह इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक है और यहाँ पर साइन x है और यहाँ पर कॉस क्यूब x दिया गया है। तो ऐसे जब भी आपको मिले तो आप फट से इसको सोचिए कि यह आपका ऑड फंक्शन है कि नहीं। अब जैसे यहाँ -x ले लिए, x के जगह पर -x, तो साइन जो है यहाँ पर -x रखिए और कॉस जो है क्यूब के लिए -x रखिए, तो यहाँ पर -sin x आपको हो जाता है, क्योंकि sin -θ बराबर -sin θ होता है। अब कॉस में जो है एंगल थीटा होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो कॉस क्यूब x ही हो जाएगा। याद कीजिए कि कॉस -θ पढ़ते होंगे, कॉस थीटा ही पढ़ते होंगे आप, है ना। तो इसलिए यह जो है आपका -fx हो गया, यानी कि यह जो है आपका ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन जैसे आ जाए और यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो है प्लस माइनस में रहे, मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अब हम ढूंढ लेंगे कि 12 नंबर में 0 कहाँ पे है। तो 0 हम देख रहे हैं किस में है, ए में है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। तो 13 भी कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ पर देखिए x पर पावर 19 है और यहाँ कॉस x पर पावर 8 है आपका। तो अगर आप इसे फंक्शन मानते हैं और इसमें जो है -x रखते हैं तो -x पर पावर 19 ऑड पावर आता है और उसके बाद cos x को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो माइनस पर अगर ऑड पावर देंगे तो हम लोग को एक माइनस मिल जाता है, एक माइनस मिल जाता है और यहाँ पर ये -fx हो गया, यानी कि f - x को अब -fx हम अगर मिल जाए तो इसको ऑड फंक्शन कहते हैं। और इवन फंक्शन किसको कहते हैं, अगर -x रखने से fx ही मिल जाता है तो इसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। तो ऑड फंक्शन जहाँ पर हमको मिला तो उसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा, हम 0 पर धावा बोल देंगे, है ना। तो 0 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए क्या दिया गया है। यहाँ इंटीग्रेशन दिया गया है 2/3 और यह √x dx आपका दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं 2/3 तो भैया कुछ नहीं करेगा, x पर पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब याद कीजिए इंटीग्रेशन का क्या रूल है, x पर पावर 1/2 के साथ एक बार +1 कर दीजिए और एक बार जो है +1 करके नीचे लिख दीजिए और यहाँ पर जो है 2/3 तो रहेगा ही और प्लस के भी कर दीजिए। तो यह आपका 2/3 और यह 1/2 और +1 जो होता है यह आपका 3/2 होता है और 3/2 आपका ऊपर चला गया तो 2/3 हो गया और यहाँ पर x पर पावर जो है 3/2 हो गया और प्लस के हो गया, यानी कि 4/9 x पर पावर 3/2 प्लस के आपको मिलता है। और ये ऑप्शन हम ढूंढते हैं 14 नंबर में हमको कहाँ मिल रहा है। तो 14 नंबर में हमको यहाँ सी में मिल रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख लीजिए ये क्या किया है कि बेवकूफ़ बनाने के लिए हम लोग को इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया है कि यहाँ आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है, यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल दिख रहा है। तो यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, तो x - 3 तो रहेगा ही ऊपर पे और नीचे में जो है याद कीजिए कि फॉर्मूला x² - 3 का स्क्वायर, x² - 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं और यह जो है आपका इंटीग्रेशन x - 3 हो गया, एक बार x + 3 लिखेंगे
और एक बार x माइनस 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर x माइनस थ्री कट गया तो इंटीग्रेशन आपका क्या बच गया, 1/x प्लस 3 बच गया, dx बच गया। इसका इंटीग्रेशन जो होता है log mod x प्लस 3 होता है, और प्लस के तो हम लोग करेंगे ही। तो ये चीज़ जो है हमको कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर डी में मिल रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको जैसा दिख रहा होगा, ये इंटीग्रेशन है 4dx है इसके साथ, और यहाँ पर रूट के अंदर में जो है 1 माइनस 16x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा देर के लिए पुट कर दीजिए, 4x को हम लोग जैसे t पुट करते हैं, तो 4dx इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। अब देखिए 4dx मिला ना, तो 4dx के बदले में हम dt लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dt लिखेंगे, और उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस, और यह 4x को हम लोग t लिख सकते हैं। अब याद कीजिए, ये जो फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स x का, यानी कि साइन इन्वर्स t का होता है, तो और t के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, यह 4x को रख देंगे। तो यहाँ पर हमको मिल गया साइन इन्वर्स 4x प्लस के, साइन इन्वर्स 4x प्लस के। तो साइन इन्वर्स 4x प्लस के जो है हमको देख लीजिए, यहाँ पर किस में देखने को मिल रहा है, आप देख ही सकते हैं, ये हमको सी में देखने को मिल रहा है। तो यही इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर क्या किया है कि सेक x और टेन x, अगर आपका इंटीग्रेशन सेक थीटा और टेन थीटा होता और डी थीटा होता, तो इसको आप क्या लिखते, सिर्फ सेक थीटा लिखते प्लस के लिखते, और यहाँ थीटा के जगह पर 4x लिख दिया है, यहाँ भी 4x लिख दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, तो इसको भी 4x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से जो है यह डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन हमको ए सही मिल रहा है। अगर आप यहाँ पूछते हैं कि 4 से कैसे डिवाइड हो जाता है, तो सारा सॉल्यूशन देख लीजिए। आप इसमें जो है 4x को t पुट कर दीजिए, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। उसके बाद dx का जो वैल्यू है आपका क्या निकल जाएगा, dt/4 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग रख देते हैं इस वैल्यू को, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक है ना t लिखेंगे, और उसके बाद टेन t लिखेंगे, और dx के बदले में dt/ हम लोग 4 लिखेंगे। देखिए 4 हमारा बाहर आ गया, और सेक t टेन t के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ सेक t लिख सकते हैं, अब प्लस के, तो इसीलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है सेक स्क्वायर 6x dx दिया गया है, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अगर रहता तो हम इसको टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा प्लस के लिखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग टेन 6 थीटा लिखेंगे, 6x लिखेंगे, और जो भी x का गुणक होगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, और प्लस के इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम यह ऑप्शन जो देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है जे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई यूनिट वेक्टर और प्लस के यूनिट वेक्टर के साथ, है ना। तो यहाँ पर जे डॉट आई हो जाए अब प्लस जे डॉट के हो जाए, तो आपको याद होगा कि अनलाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है भैया, 0 होता है। अगर लाइक यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू 1 होता है, जे डॉट जे करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, के डॉट के करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन अनलाइक मतलब असमान हो तो वो इसका वैल्यू जो है 0 होता है। तो 0 हमको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यह 5 है इसके पहले, और dx/1 + 25x का स्क्वायर दिया गया है।
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dx, ये तो 5 रहेगा ही, और dx/1 + 5x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 5x को पुट करते हैं t। हालांकि ये सब तो देखकर ही आंसर आपको बता देना है, लेकिन फिर भी हम डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 5dx = dt हमको मिलता है। अरे 5 को कहेंगे रे भैया तुम चले जाओ अंदर, तो यहाँ से ये हट के चला गया अंदर, तो 5dx, तो 5dx को हम dt लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग dt लिखेंगे, और 1 प्लस यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका tan इनवर्स t + k होता है। और यहाँ tan इनवर्स t के बदले में हम क्या रख देंगे, इस 5x को रख देंगे, तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 5x + k। तो ढूंढते हैं tan इनवर्स 5x + k, यहाँ c में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पर साइन 4x + 5 dx है, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन आता है कॉस में, तो यहाँ कॉस में इंटीग्रेशन यह आपका कॉस 4x/5 जो कि माइनस में आएगा, c माइनस में आएगा, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यह 5/4 माइनस रहा इसके पहले, और यहाँ पर cos 4x/5 + k। तो ये चीज़ हमको देखिए कहाँ मिल रहा है देखने को, 5/4 है ना, तो 5/4 cos 4x/5 यही आपको देखने को मिल रहा है। ये माइनस में भी मिल रहा है आपको, और k को क्या किया, ये प्लस k था ना, तो k को इधर उठा के रख दिया है ना, k को आपका कहाँ इधर उठा के रख दिया, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है C हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है आपका साइन में होता है, तो साइन 3x + 5 तो लिखेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे। अब जो है इसके डिनोमिनेटर में 3/5 हम डाल देंगे, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि साइन nx dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, -cos nx/n + के n से डिवाइड करते हैं। अगर cos nx dx का इंटीग्रेशन हमको करना है तो इसको हम लोग sin nx/n लिखते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से अब ये चीज़ जो है आपका यहाँ भी लिखाया है, यह 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, और ये आपका sin 3x/5 + k हो जाता है। अब ये ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये ऑप्शन जो है आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर आपका 5/3 sin 3x + 5 + k, ये आपको मिलता है कहाँ पे, डी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ठीक 23 इसी तरह का है, फॉर्मूला पर ही आधारित है आपका। इसका भी जो है देख लीजिए कि सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रहता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है, 5x/17 है, तो tan 5x/17 तो लिखेंगे ही, और 5/17 से इसको डिवाइड कर देंगे, अब प्लस के भी कर देंगे। अब यह 17 आपका ऊपर, 5 आपका नीचे, और यहाँ पर tan 5x/17 + k लिख दिए। तो यही हमारा आंसर होता है। ये चीज़ हमको कहाँ पे मिल रहा है देखने को, ये हमको सी में देखने को मिल रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन 11x dx दिया गया है। तो इसमें आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन हम लोग a⁻x dx का क्या लिखते हैं, तो इसको तो a⁻x ही लिखते हैं और log a लिख देते हैं और प्लस k लिखते हैं। तो यहाँ पर 11 है तो 11x रहेगा ही, log 11 आ जाएगा, अब प्लस k हो जाएगा, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस
बी में देखने को मिल रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर है आपका, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब हो गया, और 5 इंटू एक्स, तो ये हो गया 5x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए x पर पावर क्यूब है तो x पर पावर 4/4 हो जाएगा। अब फिर प्लस 5 इंटू एक्स है सिर्फ, तो x स्क्वायर बाय 2 होता है इसका इंटीग्रेशन। अब फिर प्लस के तो हम करेंगे ही, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका डी है। डी में हमारा सही आंसर मिल रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 जो है आपका प्रॉपर्टी पर आधारित है। याद कीजिए कि आप लोग पढ़े होंगे कि e टू द पावर x है ना, और fx प्लस f डैश x अगर होता है तो इसको हम लोग e टू द पावर x fx लिखते हैं। और ये आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। अगर आप इंटीग्रेशन को शुरू से अंत तक RS अग्रवाल बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपका सारा वीडियो अवेलेबल है। क्लास 11 का बुक RS अग्रवाल जो है पूरा सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है आपका कॉस स्क्वायर एक्स एक फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, तो डेरिवेटिव जब निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आपका 2 cos x तो पहले आएगा। अब cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है, तो यानी कि -2 साइन x इंटू कॉस एक्स हो गया। और 2 साइन x इंटू कॉस एक्स जो होता है यह -2x, आप साइन 2x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 2x लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से fx के जगह पर आप cos स्क्वायर x रख दीजिए, और f डैश x के जगह पर क्या रखेंगे माइनस साइन 2x रखेंगे, और e टू द पावर x तो रहेगा ही। ये हमारा हूबहू यही प्रॉब्लम बन जाता है। तो इस आधार पर हम इसको e टू द पावर x fx लिख सकते हैं। तो इसीलिए e टू द पावर x fx जो हो गया आपका cos स्क्वायर x हो गया प्लस k हो गया। तो यहाँ पर हम कहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑप्शन जो है यहाँ हमको मिल रहा है e टू द पावर x cos स्क्वायर x प्लस k, ये मिल रहा है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो दिया गया है सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ भी e टू द पावर x है, और यहाँ 1/7 x पर पावर 7 अब प्लस x पर पावर 6 dx दिया गया है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका फंक्शन, और ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। देख लीजिए x पर पावर 7 का जो डेरिवेटिव होता है 7x पर पावर 6, और इसके पहले 1/7 है, 7 कट गया, तो देखिए x पर पावर 6 मिल गया इसका डेरिवेटिव। इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा क्या मिल गया x पर पावर 6 मिल गया। तो इसको डायरेक्ट हम लोग e टू द पावर x इंटू 1/7 x पर पावर 7 प्लस k लिख सकते हैं, यानी कि 1/7 e टू द पावर x इंटू x पर पावर 7 प्लस k लिखेंगे। और ये ऑप्शन जो है हमको कहाँ पे मिल रहा है देखने को, ये मिल रहा है हमको डी में देखने को मिल रहा है, नहीं डी में नहीं, डी में नहीं, ये आपको सी में देखने को मिल रहा है 1/7 e टू द पावर x x पर पावर 7 प्लस k। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यह भी उसी तरह का प्रॉब्लम है। ये आपका क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, और ये जो हो गया आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। कैसे, ये fx आपका कितना हुआ cot 2x है ना, तो cot 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 2x/2 माइनस में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस में लिख सकते हैं, और 2 है आपका यहाँ पर, माफ़ करेंगे इंटू 2 लिख सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए यह जो हो गया आपका -2 cosec स्क्वायर 2x हो गया।
तो ये जो है आपका क्या आ गया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर ये फंक्शन आपका cot 2x है तो इसका डेरिवेटिव जो है ये है, तो इसीलिए e टू दी पावर x और यह आपका cot 2x हो जाएगा, आप प्लस k कर देंगे। ये ऑप्शन जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, ढूंढ लेंगे हम लोग। ये चीज़ जो है हमको 28 में हमारा यहाँ पर e टू दी पावर x cot 2x e टू दी पावर x 28 में ये हमारा है e टू दी पावर x cot 2x प्लस k। यहाँ a में हमको यह देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया है, देखिए k बाद में हम लिखते हैं और ये जो है k आपका पहले लिख दिया है, तो इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं। तो यह 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 2i यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 5j यूनिट वेक्टर प्लस 7k यूनिट वेक्टर के साथ, और फिर प्लस 7j यूनिट वेक्टर डॉट 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि i और डॉट j यहाँ चला आएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा यह, अब फिर 7 2 जा 14 यानी 14 i के साथ डॉट प्रोडक्ट k का साथ हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर अनलाइक वेक्टर का हो तो वह जीरो होता है भैया, जीरो होता है। यहाँ j के साथ i का हुआ या j के साथ k का होगा तो यह भी जीरो जीरो ही हो जाएगा, यानी कि फाइनली सब मिलाकर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह करेक्ट ऑप्शन जो है हमको डी में मिल रहा है देखने को, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 30 में डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा शुरू होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ डिफरेंशिएट आप करेंगे इसको 2 sin 7x/12 को, तो 2 तो इसका बाहर आ जाएगा और यहाँ sin 7x/12 बच जाएगा। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वह आपका cos 7x/12 भी होगा, और फिर 7x/12 का ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन जो होगा तो 7/12 आता है। यहाँ 2 से यह 6 बार में कट जाता है, तो 7/6 और यह आपका cos 7x/12 यही आपका आंसर आता है। तो इसको ढूंढ लीजिए कहाँ है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है आपका यहाँ पर मिल रहा है भैया, किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो 31 भी कुछ उसी तरह का है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन में आएगा, तो माइनस साइन 3x बाय क्या हो गया 11, और 3x/11 जो दूसरा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन 3/11 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमको माइनस 3/11 और यह साइन 3x/11 ये चीज़ हमको कहाँ मिल रहा है देखने को, ये हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर सी में। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपका यहाँ पर e टू दी पावर है 5x/6 है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। e टू दी पावर 5x/6 तो होगा ही। अब फिर डिफरेंशिएशन जो होगा आपका 5x/6 का, तो इससे हमको मिल जाएगा 5/6। तो e टू दी पावर 5x/6, तो 5/6 इंटू e टू दी पावर 5x/6, तो ये कहाँ पर मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 तो भैया डायरेक्ट फार्मूला पर ही है, यह d/dx a टू दी पावर x रहे तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a होता है। तो अगर 2 पर पावर x रहे इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो 2 पर पावर x लॉग 2 हम लिखेंगे। देख लेते हैं कहाँ है ये चीज़। तो 2 पर पावर x लॉग 2 जो है हमको c में मिल रहा है देखने को, तो c हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34 आता है। तो 34 को देख के घबराना नहीं है। जिस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं ना 1/x का, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं x पर पावर -1, और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है -1 इंटू एक्स पर पावर -1, यानी कि -x पर पावर -1 x पर पावर -2, यानी कि -1/x का पावर 2, इस तरह से लिखते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन आपका दे दे, जैसे 1/x + 1 दे दे, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, -1/x + 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ की आपको ऐसा दे दे 1/x + 2 दे दे, या x + 3 दे दे, या x + 4 दे दे, कुछ भी दे दे, तो इसको आप जो है इसी तरह से लिखेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, -1/x + 4 पर पावर 2 लिखेंगे। अब ये चीज़ हम ढूंढते हैं कहाँ है, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है सी में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में, तो 35 में हमको जो है ये पैरामेट्रिक फंक्शन दिया गया है, और x का वैल्यू a cos थीटा है, तो dx/d जो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, a इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन -sin थीटा होता है। उसके बाद यहाँ dy/d निकालेंगे, चूँकि यह आपका b sin थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका b या sin थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा होता है। तो इस तरह से अब dy/dx का वैल्यू निकालना है, तो dy/dx जो हम लोग लिखते हैं dy/d इंटू dθ/dx लिखते हैं। इसको तो हम सीधा लिखेंगे, इसको तो हम सीधा लिखेंगे dy/d, सॉरी यहाँ d कर लीजिएगा, तो b cos थीटा लिखेंगे, और इसको जो है उल्टा के लिखेंगे, देख रहे हैं ना, यहाँ d ऊपर चला गया है, dx नीचे आ गया है, तो 1/ क्या हो गया, -a sin थीटा हो गया। तो यानी कि b/a, और यह आपका cot थीटा आ जाता है। तो ढूंढ लेते हैं b/a cot थीटा माइनस में कहाँ है, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, b में इसका सही आंसर हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये 36, तो 36 भी कुछ इसी तरह का है। हाँ, ये आपका अवकलन समीकरण है ना, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है भैया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर 2x dx दिया गया है, -6y² dy = 0। तो सबसे पहला जो मेथड है वेरिएबल सेपरेबल का, तो वेरिएबल तो ऑलरेडी सेपरेट है, ये है, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो x का इंटीग्रेशन x² आता है, 2 इसके साथ पहले से है, और 6 तो है ही, और y² का इंटीग्रेशन y³ आता है, = 0 का इंटीग्रेशन k होता है। तो यहाँ 2 आपका कट गया, 3 2 = 6, यानी कि x² हो गया, और -2y³ = k हो जाएगा, या c हो जाएगा। और ये चीज़ हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर सी में देखने को मिल रहा है। तो 36 का करेक्ट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से हमारा वेक्टर का प्रॉब्लम आ गया है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट है। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमारा क्या रूल है कि x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो गया 49 + 5, यानी कि यह आपका 54 हो जाता है। और 54 आपको देखने को मिलता है कहाँ, बी में देखने को मिलता है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 जो है, चलिए यहाँ पे आ गया है आपका 38। तो 38 में वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में e⁻y dx है आपका, और e⁻x dy = 0 दिया गया है। तो यहाँ भी आपका माइनस में ही है, तो dx/e⁻y लिख सकते हैं आप, = माइनस, ये देखिए राइट साइड में अगर ले जाते हैं तो dy/e⁻x हो गया,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो e टू दी पावर x इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर y डी वाई हो गया आपका। उसके बाद e टू दी पावर x डी एक्स प्लस ई टू दी पावर y डी वाई इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x ही होता है, e टू दी पावर y का जो इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर y ही होता है, इक्वल टू k, 0 का इंटीग्रेशन k। तो यहाँ पर अब ढूंढते हैं कहाँ है हमारा सही ऑप्शन। तो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ सी में जो है सही आंसर मिल रहा है देखने को, तो सी को हम करेक्ट आंसर बोल देंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपका देख रहे हैं डी एक्स बाय एक्स दिया गया है माइनस ये आपका 3dy बाय y इक्वल टू 0 दिया गया। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि y जो है छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ 3dy बाय डी एक्स डी वाई बाय वाई दिया गया है। तो यहाँ वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेटेड है, सब वेरिएबल अलग अलग है। तो सीधा आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा log y हो जाएगा, इक्वल टू k लिखेंगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं log x लिखेंगे माइनस log, अब ये 3 जो है उठ के आपका y पर चला जाएगा, इक्वल टू k हो जाएगा। अब log के रूल में आपको याद होगा कि log a माइनस log b, तो log a बाई b, तो x बाय y पर पावर 3 इक्वल टू k हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x बाय y पर पावर 3 इक्वल टू e टू दी पावर k लिख सकते हैं। लॉग राइट साइड में जाएगा तो e पर पावर k हो जाएगा। अब इसी चीज़ को जो है आप x इक्वल टू लिख सकते हैं y पर पावर 3 e टू दी पावर k। अब e टू दी पावर k को एक दूसरा, चूँकि यहाँ कांस्टेंट ही है यह, तो इसलिए इसको x इक्वल टू y पर पावर 3 और एक दूसरा कांस्टेंट हम ले लेते हैं, बड़की k ले लेते हैं। तो यानी कि x इक्वल टू वाई पर पावर 3 इंटू के, जो कि हमको d में देखने को मिलता है, d हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। तो 40 में आप देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, है ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग लिखते हैं e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx लिखते हैं। यहाँ पर देखिए p के जगह पर आपका tan x काम कर रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, if निकालने के लिए इंटीग्रेशन ये tan x हो जाएगा, tan x है हमारा। और tan x का जो है, tan x का इंटीग्रेशन जो होता है log mod sec x होता है, और e टू दी पावर इतना हो गया। अब ये क्या हो जाएगा कि e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो हमारा बच गया क्या, sec x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा आपका sec x हो जाएगा। यहाँ पर हमको sec x देखने को मिल रहा है, तो c इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 यही है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हम देखिए यहाँ पर समाकलन गुणक निकालना है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है। क्या निकालना है भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx लिखते हैं, और यहाँ y का कोफिशिएंट जो है 10 बाय x है, तो इंटीग्रेशन जो है 10 बाय x dx हो गया। और इसको हम e टू दी पावर x 10 log mod x लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो 10 है उठ के चला जाएगा, इस पर पावर आ जाएगा। तो यहाँ e और 10 log जो है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो x पर पावर आपको 10 मिलता है। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं कि x पर पावर 10 कहाँ है, तो x पर पावर 10 हमारा c में है, तो c हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है आपका, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 10i का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ। अब फिर उसके बाद 3 इंटू 5 और यहाँ k का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, i के साथ हो गया। तो सेम अगर क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का हो तो ये 0 होता है आपका, और ये 5 3 जब 15 हो गया। आज k के बाद i है, i के बाद i j k, अब फिर उसके बाद i, तो यहाँ पर j जो होगा यह आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 15j आपका इसका करेक्ट आंसर होता है, जो कि हमको बी में देखने को मिलता है, यानी कि 42 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 43। तो 43 में हमारा मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, -2 का स्क्वायर कर दिए, फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर कर दिए, फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर दिए। तो ये क्या हो गया, 4 + 4 + 1, यानी कि यह आपका √9 = 3। तो 3 हमारा यहाँ ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन का अभिलंब के दिक् अनुपात, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है नॉर्मल का। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आप याद कीजिए कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, y का जो कोफिशिएंट है गुणक 1 है, और z का जो कोफिशिएंट है -1 है। तो यही जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है किसका, नॉर्मल का, है ना। आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो चले जाइए, आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, द प्लेन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 44 के बाद आता है बारी आपका 45 का। तो 45 में हम देख रहे हैं कि ये आपका दिया गया है एक लाइन का इक्वेशन, और लाइन के इक्वेशन में दिक् अनुपात, यानी कि आपको यहाँ पर देना है डायरेक्शन रेशियो। तो याद कीजिए कि डायरेक्शन रेशियो, ये जो नीचे में जो भी आपका देख रहा है नंबर्स, यही डायरेक्शन रेशियो होता है। और लाइन में किसी भी लाइन का जो इक्वेशन हम लोग कंसीडर किए हुए हैं, तो कैसे करते हैं कि अगर कोई लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC हो और यह x1 y1 और z1 पॉइंट से गुजरता है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - x1/a y - y1/b = z - z1/c लिख सकते हैं। ABC जो है आपका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो 11 3 और 2 जो है हमको यहाँ मिल रहा है, तो यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में भी आपको क्या कह रहा है कि किस बिंदु से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है किस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी थ्रू विच द फॉलोइंग पॉइंट डज द स्ट्रेट लाइन पास। तो यहाँ पर बिंदु जो होती हैं, जैसा कि हमने बताया ना कि ये x1 x2 और x3 जो है इसका बिंदु होता है। ये कहाँ पर होता है, x के साथ माइनस होता है, y के साथ माइनस होता है, z के साथ माइनस में होता है। तो यहाँ पर x के साथ माइनस में 27 है, y के साथ माइनस में 25 है, और z के साथ माइनस में 70 है। तो यही पॉइंट हो गया जिससे होकर यह लाइन आपका गुजरती है 27, 25 और 70। इसके बाद यहाँ पर आपको 47 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा इसको हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं, i j k लिखेंगे, और यहाँ i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 5 और k का कोफिशिएंट यानी कि z कंपोनेंट -9, फिर उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 10 और फिर उसके बाद -18। अब इसके बाद यहाँ पर i लीजिए और इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। 18 × 5 = 90, अब माइनस, ये -90 हो गया, अब माइनस, और ये भी 90 होगा जो कि प्लस में हो जाएगा। अब फिर -j ले लिए हम लोग, और इसके साथ जो है
जे का जो रो और कॉलम है ढक देते हैं 18 गुना 1, तो ये आपका -18 होता है। अब -9 गुना 2, तो यहाँ पर +18 हो जाता है, ये भी आपका 0 ही हो गया। इसके बाद के लेते हैं हम लोग, तो के रो और कॉलम को ढक दिए, यहाँ 10 अब -10 तो 0, यानी कि यह जो है आपका 0 वेक्टर निकल जाता है। तो 0 वेक्टर हमारा यहाँ पर ए में है सही आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ये बड़ा आसान प्रॉब्लम है। यहाँ cot x का +2e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन है। तो cot x का डिफ्रेंशिएशन -cosec² होता है, और 2e⁻²x का जो आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 × e⁻²x। अब फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन जो है आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से -cosec² प्लस 4e⁻²x आपको मिलता है, जो कि हमारा -cosec² है। तो -cosec² प्लस 4e⁻²x ए में है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 49 में। तो 49 में भी बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट आपको करना है। देख लीजिए यहाँ डिफरेंशिएशन x⁻6 का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ 7 तो होगा ही, और x⁻6 का जो डिफरेंशिएशन होता है 6 × x⁻, क्या हो जाएगा 5, अब प्लस e⁻3x का e⁻3x × 3 हो जाएगा। और ये चीज़ देख लेते हैं, 6 × 7 = 42 x⁻5, और यहाँ 42 x⁻5 ये हो गया, 3e⁻3x, ये बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो 100 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 100x को, तो सिर्फ 100 आएगा एक बार डिफरेंशिएट करने से, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, चूँकि कांस्टेंट हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 0। तो 0 हमको मिलता है डी में देखने को मिलता है। तो इस तरह से बच्चों अभी तक में हम लोग 50 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो है आपके लिए लाभप्रद होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और संभवतः यह जो है आपका 4 या 5 वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए यह आपका मॉडल पेपर। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।